आइए प्यारे बच्चों, आज मॉडर्न अप्रोच टू केमिकल कैलकुलेशंस के सीरीज में एलिमेंट्री प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डेफिनेशन हम बोल दी मोल कॉन्सेप्ट के अंदर देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ कोफिशिएंट्स इन एनी केमिकल रिएक्शन। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो केमिकल रिएक्शंस हैं उसमें जो कोफिशिएंट हम लिखते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 2KClO3 गिविंग 2KCl प्लस 3O2। यहाँ जो 2KClO3 में 2 है और 2KCl में 2 है और 3O2 में जो 3 है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बच्चों ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स रिप्रेजेंट करता है, ये कोई फिक्स्ड वेट रिप्रेजेंट नहीं करता है और ये मिली इक्विवेलेंट्स या इक्विवेलेंट या मिली इक्विवेलेंट भी रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो इसी बात को हम फिर से कहना चाहेंगे कि जो केमिकल इक्वेशंस या रिएक्शंस हमें दिए गए हैं उसमें जो ये कोएफिशिएंट्स होते हैं ये फिक्स्ड वेट रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, बल्कि ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स रिप्रेजेंट करते हैं और ये इक्विवेलेंट्स या मिली इक्विवेलेंट भी रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर तो फिर हमने मिली इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट की बात क्यों कर रहे हैं? तो यहाँ पर देखिए ये एक बहुत ही सिंपल सा रिलेशन है कि 2KClO3 गिव्स 2KCl प्लस 3O2, यानी कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ KClO3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ KCl एंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ O2। और हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है कि किसी भी कंपाउंड का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैसे फाइंड करना है। ये हम आगे भी देखेंगे और ये हमें आता है कि हम किसी भी कंपाउंड का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ज़रूरत लगेगी 2KClO3, KCl और O2, इन तीनों के हमें इक्विवेलेंट्स नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स फाइंड करना पड़ेगा। और हम एक और रिलेशन देखते हैं बच्चों यहाँ पर कि नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ KClO3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ KCl इज इक्वल टू नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ O2। यानी कि हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स की बात करें या नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट की बात करें, इस दोनों के बीच में एक बहुत ही सिंपल सा रिलेशन होता है, वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर जो इक्विवेलेंट है या नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट है वो सेम हो रहा है बच्चों, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब हम आते हैं प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन है, कंजर्वेशन ऑफ एटम है, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन कहते हैं सर, POAC। इन केमिस्ट्री POAC स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। तो इसका क्या मतलब है? तो इट स्टेट्स दैट एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। मतलब आइटम को क्रिएट नहीं करते हैं और हम डिस्ट्रॉय भी नहीं करते हैं इन ए केमिकल रिएक्शन। द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ an atom of an element in the reactant equals the total number of moles of that same atom in the product। यानी रिएक्टेंट में जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं प्रोडक्ट में भी उतने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन या रिएक्शन के अंदर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हम POAC क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो POAC यूज़ करने के बच्चों कुछ फायदे हैं। पहला फायदा है कि नो बैलेंसिंग रिक्वायर्ड। यहाँ पे यू कैन सॉल्व स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन प्रॉब्लम विदाउट बैलेंसिंग द इंटायर केमिकल इक्वेशन। यहाँ पर केमिकल इक्वेशन को बैलेंस नहीं करना पड़ता है। दूसरा है बेस्ड ऑन मास कंजर्वेशन, ये मास कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड करता है बच्चों। It relies on the law of conservation of mass, tracking individual atoms like कार्बन, ऑक्सीजन और पोटेशियम। अभी हमने KClO3 देखा था, वहाँ पे पोटेशियम, ऑक्सीजन और क्लोरीन था। वहाँ पे हम एक एक एटम को ट्रैक करेंगे और हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है और एक एक एटम के मास को हम देखेंगे। तीसरा आप एग्जांपल देख लिए, जैसे कि हम कह रहे हैं कि अगर हमारे पास KClO3 गिविंग KCl प्लस O2 है और इस पर हम POAC मेथड लगाना चाहें, तो यहाँ पर हमें क्या देखना पड़ेगा? तो हमें सर यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ पोटेशियम एटम्स देखेंगे, कंजर्वेशन ऑफ ऑक्सीजन एटम्स देखेंगे और कंजर्वेशन ऑफ क्लोरीन एटम्स देखेंगे। बच्चों ये जो चैप्टर है इसमें बच्चों को काफ़ी कुछ कन्फ्यूजन रहता है कि इक्विवेलेंट्स कैसे फाइंड करते हैं, मिली इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करते हैं सर, नॉर्मेलिटी कैसे फाइंड करते हैं, मोलैलिटी कैसे फाइंड करते हैं। तो मैं अभी आपको एक बेसिक फार्मूला बता रहा हूँ, जैसे जैसे हम प्रॉब्लम करेंगे हम बाकी के सारे कॉन्सेप्ट्स भी देख लेंगे। अब मैं आपको POC यूज़ करना बता रहा हूँ बच्चों। देखिए नीचे हमने F में एक एग्जाम्पल लिया हुआ है जिसमें हमने KClO3 सॉलिड को KCl सॉलिड प्लस O2 गैस से रिएक्ट कराया है। यहाँ पे हम अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ POAC अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले हम पोटेशियम एटम पे करेंगे, फिर ऑक्सीजन एटम पर करेंगे और फिर हम Cl एटम, क्लोरीन एटम पर भी करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको पोटेशियम और ऑक्सीजन पे करना सिखा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले है मोल्स ऑफ K एटम्स इन KClO3 हम लेंगे। तो यहाँ पे कितना मोल्स ऑफ K एटम इन KClO3 है? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं मोल्स ऑफ K एटम्स इन KCl 1 ही है। तो सिंस 1 मॉलिक्यूल ऑफ KClO3 कंटेन्स 1 मोल ऑफ K, 1 मॉलिक्यूल ऑफ KClO3 कंटेन्स 1 मोल ऑफ K। बच्चों इस बात को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और जो न्यूमेरिकल वैल्यूज यूज हो रहे हैं कोफिशिएंट, इसको भी बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, ऑब्जर्वेशन का चीज़ है, कुछ ज़्यादा टफ या डिफिकल्ट नहीं है, इसे आप बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं।
तो देखिए 1 मोल ऑफ KClO3 कंटेन्स 1 मोल पोटासियम। सिमिलरली 1 मोल ऑफ KCl कंटेन्स 1 मोल ऑफ पोटासियम। यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड के बात के कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। रिएक्टेंट में कौन सा प्रोडक्ट है, KClO3। इसमें कौन सा आइटम हमने लिया है, पोटासियम आइटम लिया है। पोटासियम आइटम कितना है इसमें, तो 1 मोल है। अब हम किसकी बात करेंगे, प्रोडक्ट की बात करेंगे। प्रोडक्ट में किसकी बात करेंगे, पोटासियम आइटम की बात करेंगे। पोटासियम आइटम में कितना मोल है वो हम देखेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि रिएक्टेंट में भी 1 मोल है और प्रोडक्ट में भी 1 मोल है, तो इसको हम लिख देंगे। और ये चूंकि POAC है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, तो यहाँ पर जितने रिएक्टेंट में पोटासियम आइटम्स होंगे उतना ही पोटासियम आइटम प्रोडक्ट में भी होंगे। तो नंबर ऑफ के आइटम्स इन KClO3 इज इक्वल टू 1 इंटू मोल्स ऑफ KClO3 एंड मोल्स ऑफ के आइटम इन KCl इज इक्वल टू 1 इंटू मोल ऑफ KCl। तो मोल्स ऑफ KClO3 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ KCl। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, वेट ऑफ KClO3 इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KClO3 इज इक्वल टू वेट ऑफ KCl इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KCl। हमें मॉलिक्यूलर वेट निकालना आता है, हमें पता है मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं। KClO3 और KCl का मॉलिक्यूलर वेट हम निकाल सकते हैं। हमें ये पता है कि वेट हमें दिया होगा KClO3 का, या फिर KCl का वेट हमें दिया होगा प्रॉब्लम में। यहाँ पर हम रूल 1 लगा देंगे। ये जो बच्चों रूल की बात कर रहा हूँ मैं, रूल 1 रूल 2, ये सारा हमने लेक्चर 8 में डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। आप एक बार लेक्चर 8 देख लें। अब यहाँ पे देखिए, द अबव इक्वेशन गिव द वेट रिलेशनशिप बिटवीन KClO3 एंड KCl विच इज इंपॉर्टेंट इन स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन। आइए बच्चों, इसके बाद हम POAC लगाते हैं ऑक्सीजन एटम के ऊपर। तो अगेन अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन फॉर ऑक्सीजन एटम्स। यहाँ देखिए ऑक्सीजन एटम्स की बात कर रहे हैं, वहाँ पर हम पोटासियम एटम की बात कर रहे थे, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहे हैं। तो जब मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन KClO3 तो मोल्स ऑफ O इन O2, यानी रिएक्टेंट में जितने ऑक्सीजन एटम्स हैं प्रोडक्ट में भी उतने ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम होंगे। बट सिंस वन मोल ऑफ KClO3 कंटेन्स 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम एंड 1 मोल ऑफ O2 कंटेन्स 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो इसको हम लिख देंगे, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन KClO3 इज इक्वल टू 3 इंटू मोल्स ऑफ KClO3 एंड मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन O2 इज इक्वल टू 2 इंटू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 3 इंटू मोल्स ऑफ KClO3 इज इक्वल टू 2 इंटू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। और हम लिख सकते हैं 3 इंटू वेट ऑफ KClO3 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KClO3 इज इक्वल टू 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ O2 एट NTP अपॉन स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम। तो यहाँ पर हम वॉल्यूम की बात क्यों करने लगे बच्चों, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो गैस फेज में है, तो गैस में इसका जो अमाउंट दिया है या वेट दिया हुआ है वॉल्यूम में दिया हुआ है, इसलिए हमने यहाँ वॉल्यूम वर्ड अप्लाई किया है। अब हम देखेंगे द अबव इक्वेशन दस गिव्स द वेट वॉल्यूम रिलेशनशिप ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। तो हमें बेसिकली क्या करना होता है, वेट वॉल्यूम या वेट रिलेशनशिप फाइंड करना होता है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में। So from the above discussion, we see that the procedure to use the mole method is first set up an equation based on the principle of atom conservation and then apply rules 1 to 6। और जो रूल 1 to 6 की हम बात कर रहे हैं बच्चों, ये हमने ऑलरेडी लेक्चर 8 में डिस्कस किया हुआ है, आप एक बार देख लें। इसके बाद हम बच्चों देखते हैं एडवांटेज ऑफ द मोल मेथड ओवर अदर मेथड्स। तो एडवांटेज ऑफ द मोल मेथड आर एज अंडर, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड इन द मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स। तो ये बहुत ही बड़ा एक बच्चों ट्रिक है कि हमें जो बैलेंस करना नहीं पड़ता है। और बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इज नॉट रिक्वायर्ड इन द मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स एज मेथड ऑफ बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। दूसरा है बच्चों नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड देयर सीक्वेंस लीडिंग फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स नीड नॉट बी गिवन। तो यहाँ बच्चों हमें सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन की भी जरूरत नहीं पड़ती है कि कौन सा सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन है, किसके बाद क्या आएगा, किसके बाद क्या आएगा, इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ती है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इट इज ए जनरल मेथड एप्लीकेबल इन सॉल्विंग मैनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स और मे बी सीन इन डिफरेंट चैप्टर्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है जो हम आगे के चैप्टर में भी देखेंगे। तो यहाँ पे एक बात बच्चों ध्यान रखिए, द स्टूडेंट शुड नोट केयरफुली दैट POC शुड बी अप्लाइड फॉर ओनली दोज एटम्स विच रिमेन कंजर्व्ड इन ए केमिकल रिएक्शन। तो जो एटम्स कंजर्व होते हैं उनके लिए ही हम अप्लाई करेंगे किसी भी केमिकल इक्वेशन में, सारे एटम्स के लिए नहीं करेंगे। अब बच्चों हम कुछ फार्मूला देखना चाहते हैं, सम फार्मूला फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन मोल कॉन्सेप्ट। ये फार्मूला बच्चों बार बार हमारे चैप्टर्स में आएगा, हमारे क्वेश्चंस में आएगा। इसे हमें बहुत ही क्लियरली समझना है और इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, ये हमें 100% क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले कोर फार्मूलाज फ्रॉम मास एंड वेट में हम देखते हैं बच्चों, अब इक्विवेलेंट्स निकालते हैं। इक्विवेलेंट्स का जो नोटेशन है वो EQ है, और EQ को हम फाइंड करते हैं, EQ इज इक्वल टू वेट इन ग्राम्स अपॉन इक्विवेलेंट वेट।
यानी आपको वेट इन ग्राम दिया रहेगा और डिवाइड बाय आप इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि इक्विवेलेंट वेट हम कैसे फाइंड करेंगे सर। तो इक्विवेलेंट वेट फाइंड करने के लिए आप मॉलिक्यूलर वेट लेंगे और डिवाइडेड बाय बैलेंस ऑफ एन फैक्टर करेंगे। और ये हम एन फैक्टर कैसे डिसाइड करते हैं बच्चों। यहाँ देखिए मैंने दिया हुआ है कि एन फैक्टर और बैलेंस फैक्टर। एसिड अगर दिया हुआ है तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयंस पर मॉलिक्यूल होगा। अगर बेसिस दिया है तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयंस दिया रहेगा। अगर सॉल्ट्स है बच्चों तो टोटल पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज ऑफ द आयंस दिया रहेगा। और अगर रिडॉक्स एजेंट है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट पर मॉलिक्यूल इन रिएक्शन दिया रहेगा। अब बच्चों हम दूसरा फार्मूला देखते हैं, मिली इक्विवेलेंट। तो मिली इक्विवेलेंट क्या होता है, वेट इन मिलीग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट EQ। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इक्विवेलेंट इंटू 1000। तो बच्चों ये रिलेशनशिप याद रखिए, मिली इक्विवेलेंट MEQ इज इक्वल टू EQ इंटू 1000। ये काफ़ी बार यूज में आता है। तीसरा बच्चों रिलेशन है इक्विवेलेंट वेट का, जैसे मैंने अभी तुरंत बताया कि इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड करते हैं, तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बैलेंस ऑफ एन फैक्टर। अब बच्चों एक देखिए कंबाइंड डायरेक्ट फार्मूला फॉर मिली इक्विवेलेंट्स फ्रॉम मास। तो मिली इक्विवेलेंट को हम लिख सकते हैं मास इन मिलीग्राम इंटू बैलेंस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये फार्मूला भी बच्चों बहुत बार यूज होता है। और एक और फार्मूला आप देख लीजिए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मोल्स इंटू एन फैक्टर। इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू द मोलर मास डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। सो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय। बच्चों ये जो फॉर्मूला है इसे हमें याद रखना है कैसे होता है। इसका कोई बहुत ही बड़ा डेरिवेशन नहीं होता है, ये हमें बस याद रखना है। इसे हम हर जगह जहाँ जहाँ भी यूज होगा वहाँ वहाँ मूल कॉन्सेप्ट में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में हम इसे यूज करेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही है। अगर आपको कहीं भी कुछ डाउट या कन्फ्यूजन होता है तो आप हमें यहाँ कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपको कमेंट करके आप उसका जवाब आपको बता देंगे। थैंक यू बच्चों।